हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग ऊष्मा स्थानांतरण पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम सब लोग ऊष्मीय विकिरण से संबंधित भौतिक राशियां पढ़ेंगे। अभी तक हम सब लोगों ने ऊष्मीय चालन से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ा। आज हम सब लोग ऊष्मीय विकिरण से संबंधित भौतिक राशियां पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले नियम है उनको पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। सबसे पहले विकिरण ऊर्जा, पहले लेक्चर में हम सब लोगों ने बात की थी इसकी, इस बार फिर से हम बात करेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड डिफिनेशन होगी। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा या ऊर्जा को ही हम सब लोग विकिरण ऊर्जा, एक और नाम याद रखना अब से, अवरक्त विकिरण कहते हैं। विकिरण ऊर्जा या ऊष्मीय विकिरण को हम सब लोग अवरक्त विकिरण भी कहते हैं। क्लियर बात। अब हम क्या करेंगे कि एक वस्तु लेंगे, ठंडी वस्तु, इसको हम एक गर्म वातावरण में रखेंगे और इसका सेकंड केस ये है कि अगर हम किसी ठंडे वातावरण में गर्म वस्तु रखेंगे तब क्या होगा। ये चीज तो क्लियर है। अगर हम इस वस्तु को एक गर्म वातावरण में रखेंगे तो बाहर का तापमान ज्यादा और वस्तु का तापमान कम है, तो बाहर से ऊष्मा किधर आएंगी, वस्तु के अंदर आएंगी और वस्तु उस ऊष्मा को तीन भागों में खर्च करेगा। सबसे पहला अवशोषण में, ये पृष्ठ का कुछ हिस्सा उस ऊष्मा को अवशोषित करेगा। दूसरा परावर्तन में, वो परावर्तित भी कर सकता है। और तीसरा पारगमन में, यानी पृष्ठ के आर पार जब निकल जाती है ऊष्मा तो वो पारगमन होती है। ठीक भैया, एक ऊपर वाला पृष्ठ गर्म करे तो नीचे वाला भी गर्म हो जाए, वो होती है पारगमन। तो वस्तु के पृष्ठ द्वारा वातावरण से प्राप्त ऊष्मीय विकिरण को तीन भागों में बढ़ जाती है, तीन भाग में ही वो बढ़ जाती है जब प्राप्त होती है। पहला अवशोषण, और दूसरा परावर्तन, और तीसरा पारगमन। अवशोषण, परावर्तन और पारगमन। ठीक, अब अवशोषण को इंग्लिश में हम सब लोग एब्जॉर्बिटिव कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्यों ए लिख दिया गया। परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं, तो इसलिए हम सब लोगों ने रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव उसको हम क्यू आर से लिख दिए और ये हमारा है ट्रांसमिशन। ठीक है, अब आगे इसमें से हम सब लोग पहले पढ़ेंगे अवशोषण क्षमता क्या होती है, यानी इस वस्तु ने कितनी ऊष्मा अवशोषित की उसके बारे में। अवशोषण क्षमता मतलब अगर किसी वस्तु के पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण ऊष्मा, वस्तु के पृष्ठ ने कितनी ऊष्मा को अवशोषित किया, तथा वस्तु पर आपतित कुल ऊष्मा या विकिरण ऊष्मा के अनुपात को वस्तु की अवशोषण क्षमता कहते हैं। यानी इस वस्तु ने कितनी कितनी ऊष्मा को अवशोषित किया है, उसकी पावर कितनी है, इसके बारे में बताया गया है। तो कितनी डाली गई है ऊष्मा, क्यों अवशोषित कितनी हुई है, क्यों ए, इन दोनों के अनुपात को ही हम अवशोषण क्षमता ए से लिखा जाता है कहते हैं। क्लियर बात। अब आगे, यह एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि है क्योंकि ऊपर भी ऊष्मा नीचे भी ऊष्मा, कैलोरी कैलोरी कैंसिल, तो इसका कोई मात्रक नहीं और कोई विमा नहीं। यह वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है और विकिरण की तरंग दैर्ध्य, वातावरण से जो ऊष्मा आ रही है यानी जो गर्मी आ रही है, ठीक है, जो विकिरण आ रही है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है वो चीज, यानी उसका रंग कैसा है। तरंग दैर्ध्य को रंग के बेस पर आप समझ लीजिए। वैसे रंग का मतलब आवृत्ति से होता है, लेकिन समझने के लिए यह समझ सकते हैं। यह विकिरण के तापमान पर भी निर्भर करता है। भाई जो विकिरण आ रही है, विकिरण मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए अगर ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसके लिए कोई पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ती, यही तो विकिरण होता है। ठीक है, पिछले वीडियोस में वैसे हम सब लोगों ने इसकी बात की थी। अब हम सब लोग पढ़ेंगे परावर्तन क्षमता, यानी कि किसी ठंडी वस्तु के पृष्ठ द्वारा परावर्तित विकिरण ऊष्मा, पृष्ठ ने कितना परावर्तन किया, और कुल आपतित ऊष्मा के अनुपात को वस्तु की परावर्तन क्षमता कहते हैं। तो कुल कितनी आपतित हो रही है क्यों, और परावर्तित कितनी हुई क्यू आर, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा, परावर्तन क्षमता, जिसको आर से लिखते हैं। विमाहीन और मात्रकहीन ये भी राशि होती है। ठीक है भैया। परावर्तन क्षमता जिसको पारगम्यता भी कहते हैं, ट्रांसमिटेड, किसी ठंडी वस्तु के पृष्ठ द्वारा पारगमित ऊष्मा, पृष्ठ ने कितनी ऊष्मा अंदर भेजी है। आपतित तथा आपतित विकिरण ऊष्मा, आपतित कितनी हुई वस्तु पर वो क्यों थी,
और कितनी ट्रांसमिट हुई है, मतलब कितनी पारगमित हुई, कितनी आर पार गई, वो क्यूटी थी। इन दोनों का जो अनुपात आता है उसे पृष्ठ की पारगमन क्षमता कहते हैं, टी से लिखते हैं। इन तीनों का योग जो होता है वो 1 होता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि वस्तु को जो हम क्यों ऊष्मा दे रहे हैं वो 3 भागों में खर्च हो रही है। ठीक है, अगर क्यों को इधर भाग करा दें तो इधर कितना आएगा 1, क्यों से दोनों ओर भाग कराएंगे तो ये 1 होगा। इधर क्यों बाई क्यों, क्यों ए बाई क्यों, क्यों आर बाई क्यों, क्यों टी बाई क्यों। ये अवशोषण क्षमता, परावर्तन क्षमता और ये पारगमन क्षमता, और बराबर में कितना आएगा 1 आएगा। और वही चीज तो हमने यहाँ पर लिख दिया, तीनों का योग 1 होता है। अगर वस्तु पूर्णतः ऊष्मा को अवशोषित कर ले तो आर और टी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे और ए का मान 1 हो जाएगा। अगर वस्तु के पृष्ठ ने पूरी की पूरी ऊष्मा को परावर्तित कर दी, पूरी ऊष्मा परावर्तित, तो ए और टी 0 हो जाएंगे। भाई कुछ अवशोषण और पारगमन हुआ नहीं तो वो 0 और आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर वस्तु ने पूरी की पूरी ऊष्मा को पारगमित कर दिया, पृष्ठ के आर पार निकाल दिया, तो वो हो जाएगी पूर्णतः पारगमन क्षमता। ठीक, उसमें ए और आर दोनों 0 हो जाएंगे, तब T1 हो जाएगा। ये चीज याद रखिए। आदर्श कृष्ण का मतलब ब्लैक बॉडी। ये होती क्या है? वह वस्तु, एक तरीके की वस्तु है, वह वस्तु जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकार की ऊष्मीय विकिरण, सभी तरंगदैर्ध्य वाली, चाहे छोटी तरंगदैर्ध्य हो चाहे बड़ी तरंगदैर्ध्य वाली हो, ठीक है, छोटी तरंगदैर्ध्य के विकिरण, सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरण को पूरी तरह अवशोषित कर लेती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। यानी एक ऐसी वस्तु जिसके ऊपर अगर ऊष्मा डाल रहे हैं, जिसके ऊपर ऊष्मा डाल रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी ऊष्मा को क्या कर ले? अवशोषित कर ले। पूरी की पूरी अवरक्त ऊष्मा को क्या कर ले? अवरक्त विकिरण को क्या कर ले? अवशोषित कर ले। अगर पूरी की पूरी विकिरण को, सभी तरंगदैर्ध्यों को वो अवशोषित कर लेगी तो वो ब्लैक कलर की दिखेगी। किस कलर की? ब्लैक कलर की, काली कलर की दिखती, इसीलिए ब्लैक बॉडी नाम से पड़ गया यहाँ पर। तो इसका जो अवशोषण गुणांक यानी अवशोषण क्षमता होता है वो E, यानी R और T इसके लिए क्या होता है 0, क्योंकि ये सभी की सभी ऊष्मा को क्या कर लेता है? अवशोषित। यानी R और T 0 हो जाएंगे और A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इस रिलेशन के बेस पर। तप्त अवस्था में अगर बहुत ही गर्म है वस्तु, आदर्श कृष्णिका, अगर यही चीज जो अवशोषित कर रही है ये बहुत गर्म हो, अभी तो ठंडी थी तो वातावरण से ऊष्मा आ रही थी, इस पर पड़ रही थी, लेकिन अब अगर ये गर्म होगी तब अवस्था में आदर्श कृष्णिका सभी तरंगदैर्ध्यों के विकिरण को उत्सर्जित करता है। यानी जितनी आसानी से ये ऊष्मा को अवशोषित करेगा उतनी ही आसानी से ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा। ये किरचॉफ का भी नियम है। अगर कोई वस्तु ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है तो उत्सर्जित भी करेगा, कठिनाई से अवशोषित करा तो कठिनाई से उत्सर्जित करेगा, जल्दी से अवशोषित कर लेगा तो जल्दी से उत्सर्जित कर देगा। इसका खास एग्जाम्पल है सूर्य। क्या, कौन सा एग्जाम्पल है? सूर्य। इस वाले केस के लिए उत्सर्जित करेगा सूर्य, तभी तो श्वेत दिखता है, सफेद। वो उत्सर्जित करेगा तो सफेद, और अगर उस पर प्रकाश पड़ेगा तो वो कैसा होगा? काला। तो अवशोषित करेगा तो काला, उत्सर्जित करेगा तो सफेद। तो एग्जाम्पल है इसका सूर्य। काजल, प्लेटिनम की कालिख भी होती है। अब एक वैज्ञानिक आए थे हमारे, उन्होंने आदर्श कृष्णिका, एक व्यवहारिक आदर्श कृष्णिका बनाई जिसका नाम है फेरी। ये फेरी की आदर्श कृष्णिका है। इसमें 2 पृष्ठ है। अंदर वाले पृष्ठ जो है वो अधिक अवशोषक है। अगर इसमें ऊष्मा जाएगी तो यहां से टकरा करके ये परावर्तित होगी, होगी कि नहीं होगी? परावर्तित होगी। अब यहां से पड़ी तो इस पृष्ठ ने कुछ ऊष्मा अवशोषित की, यहां से पढ़ करके यहां पर गई तो इसने कुछ अवशोषित की, यहां से पढ़ करके यहां पर आई तो इसने कुछ अवशोषित की, यहां पढ़कर यहां आई तो इसने कुछ अवशोषित की, इसने कुछ अवशोषित की, इसने कुछ की, इसने कुछ की, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरी की पूरी ऊष्मा इस वस्तु द्वारा अवशोषित न कर ली जाए। अब क्योंकि ये वस्तु अवशोषित कर लेता है ऊष्मा, तो इसीलिए इसी को बताया गया आदर्श कृष्ण पिंड या आदर्श कृष्णिका, और ये फेरी ने बनाया था। ठीक है भैया। अभी तक क्या था? हम सब लोगों ने हर तरंगदैर्ध्य की ऊष्मा जो है वस्तु पर भेजी, वातावरण से हर तरंगदैर्ध्य की ऊष्मा पड़ रही थी। अब की बार तरंगदैर्ध्य को फिक्स किया गया, यानी इस रंग का ही केवल जाएगा। अब स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता इसीलिए आई है। स्पेक्ट्रमी मतलब यहाँ तरंगदैर्ध्य फिक्स हो गई है। अभी तक तरंगदैर्ध्य फिक्स नहीं थी, हर एक लोग आ रहे थे, हर एक ऊष्माएं पड़ रही थी। अब फिक्स तरंगदैर्ध्य, फिक्स रंग वाली ऊष्मा पड़ेंगी, और इससे हमें पता चल जाएगा वो किस रंग की ऊष्मा है। ऊष्मा में कई सारे रंग हैं,
जैसे एक लोहे को जलाएंगे तो शुरुआत में तो भूरा दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे वो कैसा दिखेगा, लाल, फिर पीला हो जाएगा और फिर सफेद हो जाएगा। तो अलग अलग रंग दिखते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर। तो कोई वस्तु किस रंग या प्रकार की ऊष्मा या विकिरण को अवशोषित करती, इसके लिए हम सब लोग स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे लाल गुलाब जो है उन सभी तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करता है जो लाल नहीं है, तथा लाल तरंग दैर्ध्य को परावर्तित करता है। तो लाल रंग का जो गुलाब होता है वो लाल कलर को छोड़ करके बाकी सभी कलर तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करता है, लाल को परावर्तित कर देता है। तो आदर्श कृष्णिका के लिए होता क्या है कि ए लेमडा की वैल्यू 1 होती है। अभी तक ए की वैल्यू 0 थी, हर एक रंग के आ रही थी ऊष्मा, लेकिन अब फिक्स है कि लाल रंग की भेजेंगे, सफेद रंग की, काले रंग की, भूरे रंग की, नीले रंग की ऊष्मा को भेजेंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता 1 और बाकी ये पारगमन और ये हमारा जो परावर्तन है इसका क्या हो जाएगा 0। भाई ये तो पूरा अवशोषित कर लेगा, ये तो जाने देगा ही नहीं। अब इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डिफिनेशन है, किसी दिए गए तापमान पर एक वस्तु एक विशेष तरंग दैर्ध्य, एक विशेष किसी दिए गए तापमान पर, किसी दिए गए तापमान पर एक विशेष तरंग दैर्ध्य के लिए, कोई एक फिक्स तरंग दैर्ध्य, कोई एक स्पेशल है तरंग दैर्ध्य, उसको भेजा गया वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा या ऊष्मा और उसी तरंग दैर्ध्य की आपतित कुल विकिरण ऊर्जा के अनुपात को स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता कहते हैं। ठीक, ए लेमडा से लिखते हैं। तो अब की बार वस्तु पर एक विशेष तरह की तरंग दैर्ध्य भेजी गई है, तो उसकी तो ऊष्मा अलग होगी, उसको क्यू लेमडा से लिखा गया। हर एक रंग की आ रही थी तो ऊष्मा ज्यादा थी, लेकिन अब फिक्स वाल हो गई ना, इस रंग की भेजी जाएगी तो उसकी ऊष्मा क्या हो जाएगी, कम। सब लोग आ रहे थे तो ज्यादा ऊष्मा थी, हर एक रंग की ऊष्मा मिलकर के ज्यादा थी। अब एक अकेला रंग का आ रहा है, ऊष्मा आ रही है, तो इसलिए ये प्रकाश आ रहा है, प्रकाश भी तो एक तरीके की ऊर्जा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा क्यू लेमडा और यहाँ पर क्यू ए लेमडा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना, अवशोषण क्षमता है, तो क्यू ए से लिखते हैं और एक फिक्स तरंग दैर्ध्य के लिए ये है तो लेमडा लिख दिया गया। ऐसे ही स्पेक्ट्रमी परावर्तन क्षमता होता है, आर लेमडा से लिखते हैं। यही सेम फार्मूला क्यू आर लेमडा अपान क्यू लेमडा, यानी लेमडा जोड़ देना है। ऐसे स्पेक्ट्रमी पारगमन क्षमता टी लेमडा बराबर क्यू टी लेमडा अपान क्यू लेमडा। क्लियर बात। और ये ए लेमडा प्लस आर लेमडा प्लस टी लेमडा की वैल्यू भी क्या होती है, 1 ही होती है, ये चीज याद रखिए। तो अभी तक क्या था, वातावरण गर्म था, वस्तु ठंडी। अब वस्तु गर्म है, वातावरण ठंडा, तो ऊष्मा कहाँ जाएगी, वस्तु से दूर निकलेगी, कहाँ को जाएगी, वातावरण में। और ये ऊष्मा जो होती है ये कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती भाई, किसी के जरिए तो जाता नहीं, तो इसलिए इसको विकिरण ऊष्मा कहते हैं। और विकिरण ऊष्मा यानी अवरक्त ऊष्मा होती है, इसको हम देख नहीं सकते क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य, इसकी लंबाई जो होती है वो 7800 एंगस्ट्रॉम से 1 mm होता है, 1 मिलीमीटर होता है, तो हम देख नहीं पाते। चाहे अवशोषित कर रही हो तब भी विकिरण ऊष्मा, उत्सर्जित हो रही हो तब भी विकिरण ऊष्मा ही होती है। ठीक, अभी तक वस्तु अवशोषित कर रही थी, अगर कोई वस्तु अवशोषित कर रही तो उत्सर्जित भी करेगी, जाहिर सी बात है। काले रंग के लिए शर्ट जो होता है वो जितनी ऊष्मा अंदर खींचेगा उतनी ऊष्मा बाहर हमारे शरीर के अंदर की ओर भेजेगा। ठीक, इसलिए ब्लैक कलर का शर्ट हम सब लोग नहीं पहनते। अब उत्सर्जन क्षमता, कोई वस्तु कितनी ऊष्मा को उत्सर्जित कर सकता है, वो चीज हम सब लोग पढ़ेंगे। अभी तक अवशोषण था, अब उत्सर्जन। तो किसी गर्म वस्तु की सतह या पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली कुल विकिरण ऊष्मा या कुल ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा को वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। यानी एक वस्तु है, अब ध्यान से समझिए इसमें क्या क्या चीजें, हर एक भाग से ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो हमने क्या किया, एरिया को अलग, एरिया को फिक्स कर दिया। एरिया कितना फिक्स किया, 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि अलग 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 आ रहा है तो एरिया भाई आकार अलग अलग, छोटी वस्तु तो ज्यादा कम ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, बड़ी है तो ज्यादा, तो हमने क्या किया, वस्तु का आकार फिक्स किया। और दूसरा तापमान, कोई गर्म वस्तु हो ज्यादा, कोई कम हो, किसी का तापमान बहुत ज्यादा, किसी का तापमान बहुत कम है, तो उसको भी हमने फिक्स करा। अब एक चीज और है जो कि है टाइम, ज्यादा टाइम तक होगा तो जाहिर सी बात है ऊष्मा ज्यादा उत्सर्जित होगी, वो कम टाइम के लिए है तो ऊष्मा कम, तो हमने टाइम और एरिया दोनों को फिक्स किया है।
टाइम और एरिया को दोनों को फिक्स किया, याद रखिए टेम्परेचर, सॉरी माफ कीजिए, हम टेम्परेचर को फिक्स नहीं किए हैं, ठीक है, टाइम है, टेम्परेचर निकला, टाइम को फिक्स किया गया। तो किसी गर्म वस्तु की सतह से, ठीक, किसी गर्म वस्तु की सतह का कितना क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, प्रति सेकंड मतलब प्रत्येक सेकंड में, प्रति सेकंड मतलब समय को भी हमने फिक्स किया है, उत्सर्जित होने वाली कुल जो हमारी विकिरण ऊष्मा होती है या विकिरण ऊर्जा जो होती है, उसी को हम वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। अच्छा, उत्सर्जन क्षमता को हम विकिरण की तीव्रता भी कहेंगे, ये चीज याद रखिए। उत्सर्जन क्षमता का मतलब है तीव्रता, वो कितना ताकतवर है इसके बारे में। तो जिसकी वैल्यू 1 है उसको बटे में डालेंगे, तो ए और टी दोनों की वैल्यू 1 थी तो बटे में डाल दिया गया। और क्यों, अब जो ऊष्मा होगी, दी गई ऊष्मा उत्सर्जित ऊष्मा है, वही हमारी क्या होगी, ई, एमिसिव पावर होता है ना, तो ई से लिखा गया। इसी को कहा जाता है तीव्रता, इसको आई भी कहते हैं, ये आगे चल करके हम तरंग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्यू अपान टी, क्यों क्या है भैया, क्यों एक तरीके की क्या है भाई, ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब कार्य, कार्य बटा समय क्या होता है, कार्य बटा समय क्या होता है, कार्य बटा समय होता है पावर, शक्ति। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया पावर, और बटे में क्या बचा, ए, तो ई बराबर पी अपान ए भी लिख सकते हैं। ठीक भैया, एसआई मात्रक, इसका जूल होता है, इसका मीटर स्क्वायर, समय का सेकंड। अच्छा, इस बेस पर देखा जाए तो पावर का वाट होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक भैया, अब डायमेंशनल फार्मूला ml2t-2, और ये मीटर स्क्वायर भाई लंबाई, एल स्क्वायर सेकेंड, टाइम होता है टी होगा, एल स्क्वायर खत्म, टी ऊपर जाएगा तो माइनस, दो पहले से ही माइनस थे, mt-3 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर कुछ चीजों को। उत्सर्जन क्षमता से वस्तु सभी तरंग दैर्ध्यों को उत्सर्जित करता है, हर एक तरंग दैर्ध्य को उत्सर्जित करता है। जैसे हर एक तरंग दैर्ध्य को अवशोषित की गई थी, वैसे ही हर एक तरंग दैर्ध्य को ये उत्सर्जित भी करेगा। याद रखना, उसका जो रेंज होगा वो 7800 एंगस्ट्रॉम से लगभग 1 मिलीमीटर के बीच में ही होगा। हर एक कलर की उत्सर्जित करेगा। और आदर्श कृषिका के लिए उत्सर्जन क्षमता कैपिटल ई जो होगी वो 1 होगी, क्योंकि वो जितना ज्यादा अवशोषक है उतना ही ज्यादा उत्सर्जक। आदर्श कृषिका जितना अच्छा अवशोषक होता है उतना ही अच्छा उत्सर्जक होता है, पूरा अवशोषित कर लेगा, पूरा उत्सर्जित भी कर लेगा। अब अभी तक क्या कर रहे थे हम सब लोग, अब स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता पढ़ेंगे, यानी अब की बार तरंग दैर्ध्य को फिक्स करेंगे जैसे उसमें किया गया था। इसमें क्या, उत्सर्जित विकिरण का तापमान और तरंग दैर्ध्य दोनों के बारे में अगर जानना हो तो इसके बारे में हम ये चीज करते हैं। अगर तापमान ही जानना है तो उत्सर्जन क्षमता, ठीक, और अगर तरंग दैर्ध्य के बारे में और तापमान दोनों के बारे में जानना है तो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का यूज करते हैं। यह हमें बताता है कि कोई गर्म वस्तु किस तरंग दैर्ध्य यानी रंग की ऊष्मा को कितनी तीव्रता से बाहर निकालती है, कितनी तेजी से बाहर निकालती है। तो किसी गर्म वस्तु, अब की बार तरंग दैर्ध्य को फिक्स करेंगे, किसी गर्म वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड एक विशेष तरंग दैर्ध्य की इकाई परास मतलब 1 मीटर में, हमने क्या किया, तरंग दैर्ध्य को भी अब हम फिक्स करेंगे। एक विशेष तरीके की तरंग दैर्ध्य होगी, विशेष तरीके का रंग उत्सर्जित हो रहा है, उसकी तरंग दैर्ध्य हम फिक्स करेंगे। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है उसकी लंबाई को फिक्स करेंगे, एक बड़ी एक छोटी, ठीक। तरंग दैर्ध्य मतलब रंग, समझिए आप सब लोग, बस एक तरीके की दूरी होती है, ये आगे पढ़ेंगे, वैसे आप सब लोग पढ़े भी होंगे। तो किसी गर्म वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड एक विशेष तरंग दैर्ध्य के इकाई परास मतलब 1 मीटर में उत्सर्जित होने वाली, 1 मीटर रेंज के लिए जो उत्सर्जित होगी, 1 मीटर रेंज वाली जो उत्सर्जित होंगी, ध्यान से समझिए, एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में 1 मीटर रेंज वाली जो उत्सर्जित विकिरण ऊष्मा है, ठीक है, या ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा, उस वस्तु की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। बस ये चीज याद रखिए, अब की बार तरंग दैर्ध्य फिक्स किया गया, उसकी वैल्यू भी कितनी रखी गई, 1 मीटर। तो 1 मीटर रखी गई, जिसकी वैल्यू 1 रखी गई है, एक क्षेत्रफल भी 1 है, समय भी 1 है, तो उसको बटे में डालेंगे। अब जो ऊष्मा दी गई है वस्तु को वो ही होती है आपकी स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता, उत्सर्जन क्षमता, इसलिए डेल्टा का, लेमडा का प्रयोग किया गया है। लेमडा का जो रेंज होता है, तरंग दैर्ध्य का जो रेंज होता है वो 1 मीटर, 0 मीटर से अनंत मीटर के बीच होता है, 0 मीटर से लगा करके अनंत मीटर के बीच होता है, ये चीज याद है। अब ठीक है ना।
तो ये सभी वैल्यू एक है तो बटे में अब जो ऊष्मा दी गई है वही हमारी क्या कहलाएगी, ठीक है। इनकी वैल्यू एक रखने पर जो ऊष्मा दी जाए वही ई लैम्डा। अब ध्यान से समझिए, क्यू अपान एटी अभी हमने पढ़ा ई थी, ई था मान, तो ई लैम्डा बराबर क्यू अपान एटी डी लैम्डा। भाई कितनी तरंग दैर्ध्य है, 0 से इनफाइनाइट के बीच में है, उसमें से कोई एक उठाई गई है, 0 से इनफाइनाइट के बीच कोई एक उठाई गई, ये पूरा लेमडा होता है, हमने एक छोटा सा लेमडा उठाया, लेमडा का यानी छोटा मान डी लेमडा होगा, किसी भी चीज को छोटा करना है तो डी जोड़ दिया जाता है, तो लेमडा यानी छोटा, डी लेमडा मतलब 0 से इनफाइनाइट कोई भी हो सकता है, डी लेमडा मतलब बहुत छोटा हिस्सा उसका, ठीक। अगर हम सब लोग यहाँ से कुल उत्सर्जन क्षमता से इसका रिलेशन निकालें तो डी लेमडा को हम इधर भेजेंगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई लेमडा इंटू डी लेमडा। अब तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम, 0 से लगा करके इनफाइनाइट तक रखकर अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको मान। भाई छोटे 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 डी लेमडा को जोड़ेंगे 0 से इनफाइनाइट तक तो पूरा हमको मिल जाएगा, पूरे तरंग दैर्ध्य के लिए कौन सी होती है उत्सर्जन क्षमता, ई होती है, और एक फिक्स तरंग दैर्ध्य के लिए क्या होती है, ई लेमडा होती है। तो उन्हीं के छोटे 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 हिस्सों को हम जोड़ेंगे तो हमको ई मिल जाएगा, 0 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। चाहे एक एक के लिए इंटीग्रेशन कर दो, जोड़ने से अच्छा है कि इंटीग्रेशन इसका कर दो 0 से इनफाइनाइट। अब इसका मात्रक देखते हैं, एसआई मात्रक, तो ई का एसआई मात्रक तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड था, और लेमडा का क्या होता है, मीटर, तो ये हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब सेकेंड, और जूल पर मीटर स्क्वायर को, जूल पर सेकंड को हमने क्या नाम दिया था, जूल पर सेकंड को वाट, और नीचे मीटर क्यूब, वाट पर मीटर क्यूब। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला ml इनवर्स t-3 हो जाएगा। अब हम सब लोग लास्ट टॉपिक आज का पढ़ते हैं, उत्सर्जकता, यानी अगर हम सब लोग किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता की तुलना हम आदर्श कृष्णिका के उत्सर्जन क्षमता से करा दें तो उत्सर्जन क्षमता यानी कि वो वस्तु ने कितना उत्सर्जन किया है ऊष्मा का, आदर्श कृष्णिका तो पूरी कर दी है, तो उसी से कंपेयर जब कराएंगे तो वो कहलाएगी उस वस्तु की उत्सर्जकता। तो दोनों का एक खास बात है, दोनों वस्तुओं का, जिस वस्तु का हम सब लोग आदर्श कृष्णिका से कंपेयर कराना चाहते हैं उसका ताप और खुद आदर्श कृष्णिका वाली वस्तु का ताप नियत रख रहे हैं, तो समान ताप पर किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, किसी वस्तु की जो उत्सर्जन क्षमता है ई, तथा आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता कैपिटल ई के अनुपात को उत्सर्जकता कहते हैं, ठीक। अगर हम किसी वस्तु के उत्सर्जन क्षमता की तुलना आदर्श कृष्णिका से कराएंगे तो वो उसकी उत्सर्जकता कहलाती है या सापेक्ष उत्सर्जन क्षमता कहलाती है, इसीलिए इसको ई आर से लिखा गया, आर मतलब रिलेटिव, इप्सिलॉन से लिखते हैं। वस्तु की उत्सर्जन क्षमता ई और आदर्श कृष्णिका की कितनी है, कैपिटल ई। आदर्श कृष्णिका के लिए जो ई उत्सर्जकता होती है आदर्श कृष्णिका के लिए वो कितनी होती है, 1। अगर खुद वो आदर्श कृष्णिका है वस्तु, अगर हम आदर्श कृष्णिका की ही बात करेंगे तो उसकी उत्सर्जन क्षमता कैपिटल ई, और नीचे खुद किसकी है, आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता, तो ई कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा मान 1। आदर्श कृष्णिका के लिए उत्सर्जकता जो होती है वो 1 होती है, यानी वो पूरी उत्पन्न कर देता है, रिलीज कर देता है, कुछ छोड़ता नहीं। तो ये इतनी डेफिनेशन थी टोटल भैया, यहाँ पर इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता, बीमीय सूत्र नहीं होता है, ये ऐसे सिंपल ऐसे रहता। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे रिलेटेड अब नियम पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स को।